दोस्तों, साथियों नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम एक अन्य विषय के साथ फिर आपसे जुड़े हैं। आज का हमारा विषय है सिविल सर्विसेज से संबंधित। उसकी तैयारी कैसे की जाए? क्या-क्या माध्यम हो सकते हैं उसमें सफलता के लिए? आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विपिन मोरल जी, जो वर्तमान में एटा सदर तहसील में उप जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। लंबे समय तक वह सिविल सर्विसेज से संबंधित जो परीक्षाएँ हैं, उनसे जुड़े रहे हैं, खुद भी वो तैयारी में रहे हैं और अलग-अलग जगह पर वो इस संदर्भ में जानकारी देते हैं, व्याख्यान देते हैं। वो विशेषज्ञ हैं सिविल सर्विसेज से संबंधित जानकारी के लिए। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी, थैंक यू, स्वागत। तो सबसे पहले सर जो गाँव देहात का बच्चा होता है, ख़ास तौर से जो आता है शहरों की ओर, तो ये इन परीक्षाओं को लेकर के एक उत्साह होता है। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छा अधिकारी बने, तो ये सबसे पहले विकल्प के तौर पर ये माना जाता है। तो इसकी जी, थोड़ी-सी बिल्कुल। प्राथमिक जानकारी आप दीजिए। दरअसल गाँव देहात के बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट उनका होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि पुराने टाइम से ही गाँव देहात में देखा जाता है कि भाई अधिकारी आया या उन्होंने चीज़ें देखी नहीं होती है। जी, तो वहाँ छोटे लेवल के जो कर्मचारी हैं, उनको भी बहुत वैल्यू दी जाती है। एक सिपाही भी गाँव में आ जाए, अब तो बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन साधन बन गए हैं। एक सिपाही भी गाँव में आ जाता था तो लोग बच्चे देखते थे, भाई कौन है? कि सिपाही है। तो वो जो एक ऑरा है ना उस पावर का, वो खींच के लेके आता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में। इसी वजह से वो बच्चे आते हैं। जी। जी। दूसरा ये है कि जो तैयारी का सही समय जिसको कहेंगे, कब से शुरू करना चाहिए? मेरे ख्याल से सिविल सर्विसेज की तैयारी किसी भी बच्चे को, और उसके लिए पेरेंट्स को भी ज़्यादा अवेयर होना ज़रूरी है। वो ग्रेजुएशन शुरू करने के साथ करनी चाहिए। ग्रेजुएशन से पहले नहीं। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चों को इंजीनियरिंग की तरह जो है 10वीं 11वीं से भी शुरू करा देते हैं। वो नहीं, उसके लिए एक मैच्योर कंडीशन होनी चाहिए बच्चे की, और मैच्योरिटी तभी आती है जो वो ग्रेजुएशन में जाता है, तब से वो शुरू कर सकता है। जी। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ एक माध्यम हिंदी माध्यम के वो सब बच्चे पढ़े होते हैं, आम भाषा भी उनकी हिंदी होती है और चूँकि यहाँ तैयारी के लिए एक अंग्रेजी एक विषय के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो क्या समाधान हो सकता है कि हिंदी माध्यम के बच्चे सफलता पाएँ? हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए सिविल सर्विसेज आज की परिस्थितियों में निसंदेह कठिन है। अब वो दौर नहीं रहा कि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा कम्पीट कर सके। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हिंदी माध्यम में आपको मटेरियल जो है, सामग्री बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। इसीलिए जो कोचिंग जी, संस्थान है, उन्होंने भी अपने आप को इंग्लिश मीडियम में डाल लिया है, ज़्यादातर कोचिंग संस्थान। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो इंग्लिश मीडियम में होते हैं। और अभी आप एक नया चेंज देख रहे होंगे पिछले 8-10 साल से, कि इंजीनियरिंग के बच्चे, मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे और मैनेजमेंट बैकग्राउंड के बच्चे, ये बहुत ज़्यादा सफलता पा रहे हैं जी। सिविल सर्विसेज में। उसका रीज़न यही है कि वो एक बड़ा एग्ज़ाम ऑलरेडी पहले से क्रैक करके आ रहे हैं। तो उस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं, आप सीधा समझ सकते हो कि उन बच्चों में कैलिबर है, कैलिबर जी, वो लेबोरियस भी है। वो सब इंग्लिश में माध्यम से जाते हैं आगे, क्योंकि इंजीनियरिंग हिंदी में नहीं होती, ना जी, मेडिकल हिंदी में होती, ना मैनेजमेंट हिंदी में होती। जी, वो इंग्लिश मीडियम से जाते हैं, तो वो बच्चे उस रेस में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आता है, उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो भाग दौड़ के एक तो लेट शुरू करता है जी, अपनी तैयारी को, और दूसरे ये है कि वो जो बच्चा अपने ग्रेजुएशन के साथ में अपनी तैयारी को शुरू कर चुका है, जी, उसके उसके पास में एक विकल्प उसके करियर का रहता है। इंजीनियरिंग करने के बाद में उसको अच्छी कहीं जॉब मिल जाएगी, जी, मेडिकल करने के बाद में भी उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम मिल जाएगा, वही मैनेजमेंट के बच्चों के साथ में। लेकिन इसके अलावा जो बच्चे जिनके पास सेकंड विकल्प नहीं है, उनके साथ इसमें दिक्कत होती है।
जी, क्योंकि इसके लिए अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो मेरा अपना मानना ये है कि आपके पास में पहले प्लान बी होना चाहिए, उसके बाद में प्लान ए होना चाहिए। जी, क्योंकि अगर वो बी पहले से आपके पास नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है, तो वो जो 5-6 साल का पीरियड आप बर्बाद करके आओगे, एज निकल जाएगी आपकी, कुछ बचेगा नहीं, जी। और फिर वो वहीं सड़क पर आ जाता है। सफलता नहीं मिले तो ये बड़ा संकट है। बहुत बड़ा संकट है। इसलिए जरूरी है पहले कोई भी छोटे मोटा आपका रोजगार हो, आपके पास जॉब हो, तो सिविल सर्विसेज में आप घुस जाइए, क्योंकि आपके पास फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी पहले से है जी, तो ये ना। कहीं न कहीं मानसिक जो तनाव होगा अगर बी प्लान नहीं है तो उससे निजात पा सकता है और ज़्यादा मेहनत कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सर ये भी है कि जो गाँव देहात से बच्चे आते हैं, जैसे आपने ज़िक्र किया कि बी प्लान होगा। शुरुआती दौर में तो बी प्लान नहीं हो सकता क्योंकि वो ग्रेजुएशन करेगा तभी उसके मन में ये विकल्प आएगा। उसके साथ-साथ वो पढ़ाई की अपनी तैयारी करे। हम्म। लेकिन फिर भी जो कोचिंग संस्थान हैं, उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है? मेरा मानना ये है कि कोचिंग संस्थान अब से 10-15 साल पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब कोचिंग संस्थान इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब क्योंकि ये जो दौर है, ये इंटरनेट का युग है, और अब तो इंटरनेट से भी आगे चला गया, AI आ गया है। जी, तो ये वो दौर है, उसमें आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको सब टीचर आपके मोबाइल में और टीवी पे मिल रहा है। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, आपको टोटल मटेरियल है, इंटरनेट पे उपलब्ध है। और अभी आप देख रहे होंगे कि कोचिंगों की जो भूमिका है वो भी चेंज हो गई है, वो सब ऑनलाइन शुरू कर दिया जी, उन्होंने भी। जी। इसलिए शुरू कर दिया कि समय के साथ में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। जी, वही स्टूडेंट की स्थिति है कि उसने भी ढाल लिया है। तो आज की डेट में मैं नहीं मानता कि कोचिंग संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रह गई है। अब बच्चा खुद कर सकता है। खुद तैयारी कर सकता है, बिल्कुल। ऑनलाइन मोड में वो ऑनलाइन। वहाँ चीज़ें हाँ। कलेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। जब सेकंड प्लान की बात आपने करी, बी प्लान की बात करी, तो वो एक कुछ परीक्षाएँ उनको पास करने के बाद उसके पास वो ऑप्शन हो सकता है। हाँ। और जब तक वो ऑप्शन नहीं है, तब तक उसको क्या करना है? मतलब पढ़ाई पे ही ध्यान देना है? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने हजारों बच्चों को देखा है बर्बाद होते हुए। जी, उनमें मैं भी एक हो सकता था, मेरे यार दोस्त भी हो सकते थे, जी, क्योंकि उनके पास में भी नहीं था। जी, हम वो लोग थे, हमारे पास नहीं था। जी, लेकिन हम में से भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको सफलता नहीं मिली, और वो आज भी मतलब एक एज निकलने के बाद में वो सब बेरोजगार हो गए। अब जी, उनके पास कोई साधन नहीं है, या तो छोटा मोटा रोजगार करेंगे, कुछ लोग तो वापस खेती में चले गए। जी, इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं उनके पास में। और ऐसे बहुत लोग थे हम लोगों के साथ में भी, जो कोई टीचर था, कोई कहीं क्लर्क था। उन लोगों को सफलता जल्दी मिली। उसका रीजन ये था, एक तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड थी उनके पास में ऑलरेडी, जी, उनको निर्भर नहीं होना था अपने पेरेंट्स पे। 2% पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो आपके लंबे टाइम तक साथ देंगे, नहीं तो फिर ये होता है कि भाई देखो सुनो, अब आपका हो गया है, वापस आ जाओ। एक सामाजिक दबाव रहता है, शादी का दबाव भी रहेगा, परिवार का दबाव रहेगा, फाइनेंशियल, जी। ये बड़ी समस्या रहती है। पहले से अगर आपके पास में कोई जॉब है, कोई रोजगार है, तो वो जो दबाव है, वो दोनों दबाव आपके कम हो जाएंगे। तो आपकी परीक्षा में जो होने वाला तनाव है वो आधा हो जाएगा। तो आप बेहतर से compete कर सकोगे, और जल्दी सफलता की उम्मीद रहेगी। तो सर जैसे आपने कहा कि जो जिनके पास बी प्लान था या जो पहले से जॉब में थे, उनको सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उनके पास मानसिक दबाव नहीं होता, पहले से वो एक जॉब में हैं। बिल्कुल। लेकिन आप चूँकि खुद ग्रामीण परिवेश से हैं और आपका भी वही हिंदी माध्यम से आप आए हैं, बाकी चीज़ें आपने विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आते हुए जब अपनी शिक्षा पूर्ण कर रहे थे आप, तब आपने ये चीज़ें कलेक्ट की हैं, इकट्ठा की हैं। तो गाँव के आने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए आप कोई ऐसा मैसेज जिससे जल्दी उनको सफलता मिल जाए? देखिए उसके लिए मैसेज तो केवल ये है कि दो काम आपको करने पड़ेंगे। सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज वही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपको जो है अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जी,
और ये सबके लिए है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कोई विशेष भाई आप कैसे तैयारी करें, कैसे वो करें, अब वो चीज़ों के मायने रह नहीं गए। जी इंटरनेट से सब जुड़े हुए हैं, सबके लिए बराबर मटेरियल अवेलेबल है। अब ये भी नहीं है कि आपको मुखर्जी नगर जाना है या कहीं बेलसराय जाना है, कहीं दूसरी जगह जाना, मटेरियल वहाँ मिलेगा। सब आपके हाथ में है। जी। अब सब इक्वल हो गए हैं। लेकिन बस एक आर्थिक स्थिति, एक आर्थिक स्थिति, एक शिक्षा का माध्यम, जी दो चीज़ों का डिफरेंस है और ये डिफरेंस बहुत बड़ी वैल्यू करता है, बड़ा रोल प्ले करता बड़ा रोल प्ले करता है। हमेशा आपने देखा होगा कि ये चीज़ आती है भाई फला रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन गया, तो कितनी संख्या उन लोगों की, बहुत थोड़ी सी। है। जी वो एग्जाम्पल बन जाते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी, वो अपवाद है। जी उन्हें आप एग्जाम्पल के रूप में नहीं ले सकते, मैं बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ। जी क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, सिविल सर्विसेज का सपना देखना कोई बुरा नहीं है, देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। लेकिन उस सपने को देखने के लिए और उसको मूर्त रूप देने के लिए दो काम आपको बहुत बिल्कुल एकदम करने पड़ेंगे। और वो ये है कि आपको मेहनत में कोई कभी इसका कोई विकल्प नहीं है, और दूसरे टाइम आपका, आप अपने टाइम को मैनेज करके चल सको, तो जी आपको सफलता मिल जाएगी। अन्यथा ये बहुत दूर की कौड़ी है, इतना आसान काम नहीं है। जी। उसके बावजूद भी आपने कहा, और हम भी सब मानते हैं कि इंटरनेट के आ जाने से गांव देहात के बच्चों के पास भी वो सुविधाएं हैं, अवेलेबिलिटी हर चीज की है। बाकी आपने कहा कि दो चीजें जो महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से वो स्थिति में कैसी में है और उसका माध्यम क्या है। तो जैसे जब शुरुआत करता है कोई बच्चा, पिछड़ा हुआ है गांव देहात का या हिंदी माध्यम का, वो शहर का भी बच्चा हो सकता है जो हिंदी माध्यम का है, तो उसे अपनी जो अंग्रेजी से इम्प्रूव करने के लिए क्या एक विशेष विकल्प अपना सकता है? हाँ बिल्कुल, ये देखो बड़ी चीज़ है। इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप जो है वोकल प्रैक्टिस करें। कहीं छोटा मोटा कोई इंस्टीट्यूट जहाँ इंग्लिश बोलनी सिखाई जाती हो, उसको आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आपको बोलने वाले नहीं मिलेंगे इंग्लिश, तो आपको कोचिंग जाना पड़ेगा। जी आजकल ऐप भी चल रहे हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। बोलना सीख जाओगे तो लिखना जरूर सीख जाओगे, और इसमें इसमें बोलना जरूरी है। जी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो लिख सकते हैं, हम्म, फ्लुएंटली बोल नहीं सकते हैं, बात वहीं आती है, फिर आपको इंटरव्यू में दिक्कत आएगी। जी हालांकि कहने के लिए सब ये कहते हैं भाई इंटरव्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस भाषा के माध्यम से, किस जी माध्यम से आप लिख के आए हो। वहाँ सब कुछ नहीं होता, वहाँ दुभाषा होता है। आप जो बोल रहे हैं वो आपको ट्रांसलेट करके उनको बताएगा, जी उनकी भाषा को ट्रांसलेट करके आपको बताएगा। तो उस ट्रांसलेशन में ना तो वो मर्म रहता जी जो जो खुद कह जो आप सकते हैं। बता रहे हो, जी जी ना वो भावना रहती और ना वो कंटेंट रहता। जी वो ट्रांसलेशन ऐसी होती है कि आपने 10 लाइन में कोई बात बोली, वो 4 लाइन में बता देंगे ये कहना चाह रहे हैं। तो उसकी तो अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं आ पाती। अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं आ पाती, तो वो फिर वो मार्क्स कट जाते हैं। जी, तो इंग्लिश अनिवार्य है। अनिवार्य है, बिल्कुल। बिल्कुल जी। इस परीक्षा के लिए इसका कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल अनिवार्य है। ये भ्रामक चीजें हैं कि इंग्लिश कोई महत्वपूर्ण बिल्कुल बिल्कुल। स्थान नहीं रखती, वो अपना स्थान रखती है। अब इसमें आप एक चीज देखिए, जी मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। हर साल वैकेंसी आ रही है, 600, कभी 700, कभी 800, कभी 1000। जी आपको आइडिया है कि कितने हिंदी मीडियम के बच्चे सेलेक्ट होते होंगे? इस तरह मान कोई लिया आंकड़ा 1000 की नहीं। वैकेंसी है, जी तो हिंदी मीडियम में कितने होते होंगे? मुश्किल से 100, 1000 में हम्म, मुश्किल से 100, और वो भी पहले 100 में मुश्किल से एक या दो। और जो हो जाते हैं उनको फिर ये दिखाया जाता है कि हाँ, वो उन्हीं सफलता उन्हीं हिंदी भाई, वाले भी पा रहे हैं। वही है, वो एग्जाम्पल के तौर पर पेश किए जाते हैं, जबकि वो एग्जाम्पल नहीं है, वो अपवाद है। जी पहले 100 में एक या दो, और अब आप लगा लीजिए 1000 में 100, पहले 100 में एक या दो, तो आपको आईएएस बहुत मुश्किल मिल रहा है। जी बहुत मुश्किल है। नीचे अलाइड में जा रहे हो आप, जी तो बहुत इतना जो आसान नहीं है। आपको दिखता है, दिखने में चीजें आसान शुरुआती सफलता में जो चीजें मिल सकती है वो आपको जॉब के लास्ट में मिलेगी, अगर मिल लास्ट पाई में तो। मिलेगी, बिल्कुल इतना अंतर है भाषा के बिल्कुल, भाषा का ये अंतर। जानकारी ना होने से। हाँ, इसमें सर विषय कितना महत्वपूर्ण है? जैसे अलग अलग विषय की वहां बात चलती है ग्रेजुएशन में या तैयारी के लिए जो हाँ। विषय लेते हैं, उसका कुछ अलग से कोई महत्व है विषय का? अब
अब क्या हुआ है कि चेंज हो गया पैटर्न। जी अब जनरल स्टडीज का जो एरिया है वो बढ़ा दिया गया है जी और सब्जेक्ट दो की जगह एक हो गया है, जबकि पीसीएस में तो अब कोई सब्जेक्ट नहीं है, केवल जनरल स्टडीज है। जी जी बस वो जो सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट्स को ही जनरल स्टडीज में डाल दिया गया है। तो अब वो सब्जेक्ट का जो रहता था कि भाई स्केलिंग हो गई है, इसको ये फायदा वो फायदा हो गया है, तो अब उसका वो चीज कम हो गई है। जी अब स्केलिंग का इतना बड़ा रोल नहीं है, जी सब्जेक्ट का भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, बहुत सारे लोग किसी का इंटरव्यू पढ़ के, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आने के बाद या किसी से सलाह लेने के बाद में सब्जेक्ट ले लेते हैं। जी ये ले लिया वो ले लिया। सब्जेक्ट वही लेना चाहिए जिसमें आप बेहतर अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, अभिव्यक्त कर सको, जो रुचि का हो। या आपकी रुचि का हो। वो चाहे लेंदी हो, मतलब उसका सिलेबस चाहे बहुत बड़ा हो चाहे बहुत छोटा चाहे बहुत छोटा हो, सब्जेक्ट किसी के दूसरे के प्रभाव में आके नहीं लेना चाहिए। जी तो इसमें ये तो एक विषय हुआ कि सफलता कैसे कैसे पाई जा सकती है, उसके एक तरह से क्या पैरामीटर हैं। आपने उस पे बताया कि उसके बिना ये सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल है, दूर की कौड़ी है। क्या जो एक लालसा रहती है कि हर व्यक्ति सोचता है कि जैसे सिविल सर्विस में जाएगा तो बहुत अच्छी रैंक उसको मिलेगी, डायरेक्ट मान लीजिए जैसे एसडीएम, डीएम, ये एक सामान्य जानकारी होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो रैंक के हिसाब से जो पद मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा सर? बेसिकली ये है कि अगर आप यूपीएससी की बात करें जी, तो यूपीएससी में 18-20 सर्विस होती है, और 18-20 सर्विस में जैसे मिलता चॉइस के हिसाब से, जी, लेकिन ज़्यादा चॉइस क्योंकि आईएएस होता है तो उसकी मेरिट सबसे ऊपर जाती है। हुँ, उसके बाद में आईपीएस लोग चूज करते हैं, आईएफएस फॉरेन सर्विस को भी जी, लोग जो है प्रीफरेंस में रखते हैं, और बाकी चीज़ें उसके बाद आती हैं, जी, जी, आईआरएस और जो दूसरी चीज़ें हैं, जी, क्योंकि लगभग 18-20 सर्विस होती है। और यही पीसीएस में है। पीसीएस में भी बिल्कुल सेम हायरार्की वही है जो आईएएस में है। जी, वहाँ एसडीएम होता है, डिप्टी एसपी होता है, एआरटीओ है, जी, या आपके दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स वगैरह जी, जी, के पद रहते इनकम हैं, टैक्स वगैरह में जो होता एपीआरओ बहुत सारे रहते हैं। है। इसमें भी सर्विस लगभग ऐसी रहती है, जी, 18-20 ही। इसकी जो प्रमोशन का कुछ जो है समय का है या कुछ अलग-अलग क्राइटेरिया है? नहीं, प्रमोशन का क्या है कि वो विभागवार है, ऐसा नहीं है। आप मतलब मैंने आपको बताया कि 18-20 सर्विस है, जी, कि अगर आप प्रशासनिक उसमें हुए हो, जैसे मैं पीसीएस को लेके चलते हैं, एक ही एग्जाम है, उसी एग्जाम में एक एसडीएम बन रहा है, एक नायब तहसीलदार बन रहा है, जी, ठीक है, और बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 30-25 नंबर का डिफरेंस रहता है। जी, जो नायब तहसीलदार बन रहा है वो अब आज के दौर में वो 7-8 साल में एसडीएम हो जाता है। जी, एसडीएम का ये है कि एसडीएम 6 साल बाद एडीएम हो जाता है, जी, ठीक है। और एडीएम के बाद में फिर आईएएस कैडर भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपके पास में कम से कम जब आईएएस कैडर मिल रहा हो तो 5-7 साल की सर्विस बची हुई हो, जी, जी, उस टाइम पर आपको मिलता है। वो उसका पूरा क्राइटेरिया है कि कैसे कैसे होगा, जी, जी, वो टाइम से ही होता है सब। जी, ऐसा नहीं है, इसमें कोई ओटीपी नहीं है कि आपको आउट ऑफ 10 प्रमोशन मिलेगा, आउट ऑफ 10 नहीं है। उसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया उसी उसी के से तहत होगा बिल्कुल और बिल्कुल उसी इसमें से मिलेगा। कोई शोर सिफारिश, कोई ना ना, कुछ अनुभव नहीं कुछ होता, नहीं है। कुछ नहीं होता। आपका सर्विस बेहतर होनी चाहिए, आपकी सारी जो वार्षिक प्रवृत्ति है वो बेहतर होनी चाहिए, जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई विभागीय कार्रवाई आप पे चल दी, आप सस्पेंड हो गए। जी, तो ये चीजें उसमें गुड मायने रखती रिकॉर्ड सर्विस का हैं। होना हाँ, वो चाहिए। बेहतर होना। आप चूँकि अब उप जिलाधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो जैसे जो आम जन आप गाँव से जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय में आपने अपनी शिक्षा पूर्ण की, तो आपने लगा के गाँव देहात की समस्याओं से और शहरी समस्याओं सबसे आप लगभग अवगत हैं। तो अब जब वहाँ तो हर तरह का केस आता है आपके सामने, बिल्कुल। तो वहाँ के जो अनुभव हैं वो कैसे आपको महसूस होते हैं कि भई जो समस्याएँ हैं गाँव की और एक जब आप अधिकारी बने तो आपको लगता है कि इनकी समस्याओं का समाधान वहाँ हो सकता है
बाकायदा मुकदमे और लंबी हम्म, प्रक्रिया ना खींचे, हम्म। तो उसको कैसे देखते हैं आप? प्रशासनिक अधिकारी का मेन जो काम है अपने क्षेत्र में वो है गवर्नमेंट की सर्विसेज को डिलीवर करना। जी। सरकार की सैकड़ों योजनाएं हमेशा चलती रहती हैं, जी। उनकी कैसे बेहतर लोगों तक कैसे बेहतर तरीके से सरकार की योजनाएं डिलीवरी पहुंचे। हो जाए, लोगों जी। तक पहुंच जाए और उस आदमी तक पहुंचे जिसके लिए है। जी। ये प्रशासनिक अधिकारी का काम है। समस्याएं जो उपजती हैं वो भी यहीं से उपजती है कि जब सर्विसेज का बेहतर तरीके से डिलीवर नहीं हो पाती हैं तो समस्या शुरू हो जाती है। जी। जैसे अब आप इसी को लीजिए कि आप कह रहे हैं भाई मुकदमे जी। रहते हैं, जमीनी विवाद बढ़ जाते हैं। जी। जमीनी विवाद भी उसी के रीजन है। मान लिया कहीं चकबंदी हुई, चकबंदी के बाद में कुछ दिक्कतें हो गई, लोगों में शुरू हो जाती है, कोई अपना चक छोड़ना नहीं चाहता, जी। किसी को गलत जगह मिल गया है, जी। किसी का नक्शा छोटा हो गया है। हालांकि वो बड़ा टेक्निकल काम है, उसमें गुंजाइश हो जाती है छोटी मोटी गलतियों की। ठीक। दूसरी चीजें कि आपको विकास कार्य करने हैं, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, आपने काम शुरू किया, आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाए यही कारणों से, चाहे तो जो भी रहा हो। जी। तो मेरा कहना केवल ये है कि जो समस्याएं उपजती हैं वो समस्याएं भी इसी वजह से उपजती हैं कि हम सर्विस को बेहतर तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते। जी। अब क्योंकि अब क्या है कि समाज में बहुत सारी चीजें गांव देहात में हो गई हैं, अब आप बेहतर तरीके से डिलीवर कर भी पाओगे तो उन समस्याओं को समझने और सुलझाने में आपको लंबा टाइम लगेगा। तो सर, अंत में चूंकि आपका अनुभव लंबा है, अब कैरियर के तौर पर भी उस समय आप तैयारियां कर रहे थे तब भी, तो जो अब फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है चाहे शहरी क्षेत्र से हैं, चूंकि वो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो एक समान है, तो उनके बिल्कुल। लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दो तीन चीजें हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ। हार्ड वर्क जिसका कोई विकल्प नहीं है, टाइम मैनेजमेंट इसका भी कोई विकल्प नहीं है, और तीसरी चीज है कि लिखने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जाए। जी। जितना आप लिखेंगे, जितना पेन घिसेंगे, उतना आपकी राइटिंग स्किल, आपके विचारों की जो तीक्ष्णता है, आपके जो अभिव्यक्ति है, वो उतनी शार्प होती जाएगी। इसका भी कोई विकल्प नहीं है। आप लिखेंगे नहीं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, बिल्कुल फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ। जी। ये तीन चीजें हैं जो आपको करनी है, आप करेंगे सफलता मिलेगी। एक और इसमें क्वेश्चन जुड़ जाता है कि जो ये उसके हिस्से का काम है, मेहनत करना है, जो जो चीजें आपने बताई, जब इंटरव्यू होता है तो उसके लिए कोई विशेष तैयारी होती है? नहीं, इंटरव्यू के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं है, लोग लोग करते हैं वैसे। जी। और मैं क्योंकि ये खुद, प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा कि हाँ लगातार इस तरह के विज्ञापन चलते हैं कि हाँ इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, आपको कैसे कैसे मैं चीजें मैंने सीखनी पीछे चाहिए। 4 बार पीसीएस में, जी। 2 बार आईएएस में इंटरव्यू फेस करा, और मैं और हम लोगों ने भी किया है। जी। यहाँ तैयारी करी, वहाँ उसकी क्लास में चले गए, इसकी क्लास में चले गए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उससे कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस चीज है। जी। आप जो तैयारी करके जाते हो वहाँ कुछ और होता है। ठीक है, वो दो चीजों का है। कॉन्फिडेंट, वहाँ सबसे पहली चीज चीज ये चेक की जाती है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, क्योंकि इस सर्विस के लिए जरूरी क्या है भाई। आप टेम्पर लूज कर दोगे, कहीं भीड़ में किसी जगह लैंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, जी। तो वो क्या क्या चीज देखी जाएगी आपकी, आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी बात रखने की। तो वो चेक, वो जो क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चंस से जो आपके अंदर का जो निचोड़ निकालते हैं वो यही है कि यार वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे। तो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आएगा, वो आएगा आपके अपने अंदर से। जी। आप अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर वहाँ इंटरव्यू में बैठे तो आपने आधी जंग जीत ली। दूसरी चीज है कि जो आप बता रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से बताइए। आपको नहीं आता है तो मुझे नहीं आता है, आपको आता है तो ये है। ठीक, भ्रमित नहीं करना है। भ्रमित नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है।
वो क्योंकि उनको पता होता है, वो पुराने लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो फेस रेटिंग से पता कर लेते हैं। पैनल का कुछ विशेष क्राइटेरिया होता है कि ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठते हैं? नहीं नहीं, वो यूपीएससी का अपना है, उसको आज तक कोई जान नहीं पाया जी। कि वो किन एरियाज के एक्सपर्ट्स को बैठाते हैं, कौन कौन लोग बैठते हैं। जी। वो उनको उनकी कोई अंदरूनी एक बस प्रक्रिया, उनकी एक आंतरिक अंदरूनी प्रक्रिया। प्रक्रिया है। लेकिन जो हम लोग जान पाए हैं वो यही है कि आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना है। दूसरे ये है कि भ्रमित बिल्कुल नहीं करना है, जो है वो बता देना है, ठीक है। और बाकी जरूरी नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन का जवाब दें, जो आ रहा हो उसी का जवाब दें। जी। बहुत कम क्वेश्चन का जवाब देने के बाद में भी लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, और पूरा इंटरव्यू आप बाहर निकल के कहते हो मैंने हर सवाल का जवाब दिया, और उसको बहुत खराब मिल जाते हैं। तो आप समझ सकते हो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द इंटरव्यू घूमता है। जी। तो वहाँ जो एक्सपर्ट हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो कितना उन पे धैर्य है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। जी। तो दोस्तों, साथियों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर किसी नई जानकारी के साथ आपसे जुड़ते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।